तैयारी हमारी 243 पर है, 40 पर फुल प्रूफ तैयारी है, लड़ने का मन 20 सीटों पर है। लालू प्रसाद जी हों या कांग्रेस पार्टी हो, इनको बताना चाहिए ना कि आखिर दलितों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के उत्थान के लिए, मैंने तो सच्चर कमेटी का भी रिपोर्ट बताया, वो केवल और केवल जनता को भ्रम में डाल करके और गलत मुद्दों को उठा करके, लोगों को भरमा करके अपना कुछ माहौल टाइट करना चाहते हैं। मुसलमानों को हमेशा से डराया गया, लेकिन वक्फ की सच्चाई, वक्फ बिल की सच्चाई दोनों सामने है। जो वक्फ की ज़मींदारी कर रहे थे, तो उनको लग रहा है कि उनकी ज़मींदारी खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड वक्फ बिल संशोधन पार्लियामेंट से पास करवा लिया गया। देखिए किस तरीके से विपक्ष के लोग लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पर सत्ता पक्ष के लोग जवाब भी दे रहे हैं। देखिए मुसलमानों को कहा जा रहा है कि भड़काया जा रहा है, जो लोग समझ रहे हैं उस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमान काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया है और बिल को जब आप देखेंगे तो उसमें भी स्पष्टतः सारी चीज़ें हैं। अफवाहों के बाज़ार को गर्म किया गया है और ये लगातार विपक्ष करता रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे सपा हो, या ऐसी तमाम पार्टियां जो हैं, वो केवल और केवल जनता को भ्रम में डाल करके और गलत मुद्दों को उठा करके, लोगों को भरमा करके अपना कुछ माहौल टाइट करना चाहते हैं। मुसलमानों को हमेशा से डराया गया, लेकिन वक्फ की सच्चाई, वक्फ बिल की सच्चाई दोनों सामने है। आपने सदन का भाषण सुना होगा सारे नेताओं का। कहाँ थे पसमानदा मुसलमान उसमें? कहाँ थे गरीब मुसलमान उसमें? चंद लोगों की माफियागिरी का शिकार हो रहा था वक्त। लालू प्रसाद जी का भाषण भी वायरल है। 2010 में उन्होंने संसद में कहा कि कैसे ज़मीनों को कब्जा कर लिया गया, कैसे वक्फ की ज़मीनों को बेच दिया जा रहा है, कैसे उस पर अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आखिर कोई भी संस्था हो, है तो देश की संस्था, इसको हिंदू मुस्लिम बना करके तो ये देश के साथ नाइंसाफ़ी है ना। मुसलमान क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं जो उनके प्रति सरकार चिंतित नहीं रहेगी? जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को उनके हाल पे छोड़ दो, नहीं भाई, मुसलमानों को उनको उनका सब चीज़ों को तय करने दो। इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कर रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो यही दिक्कत है ना, जब कोई संशोधन होता है, कोई किसी भी, और ये तो ज़मींदारी उन्मूलन जब हुआ, तब आपने नहीं देखा कि हाँ, उसको करने वाले लोग, उसको उठाने वाले लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया गया था। इसी पटना की धरती पर, इसी बिहार की धरती पर स्वामी शाहजानंद को तो कई जगह पर पत्थर खाने पड़े, जब स्वामी शाहजानंद ज़मींदारी उन्मूलन की बात कर रहे थे। तो कोई भी जब ऐसा चीज़ होता है, तो जो माफिया हैं, उस समय के जो ज़मींदार थे, उनको लग रहा था कि अब हमारी ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी। तो आज भी वैसे ही लोग जो वक्फ की ज़मींदारी कर रहे थे, तो उनको लग रहा है कि उनकी ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी। अब वक्फ जो है वो आम लोगों के बीच में चला जाएगा। आम लोगों के हित का जो केवल कागजी आप आंकड़े दिखाते हैं, उससे तो काम नहीं ये चलेगा ना। मुसलमानों के फायदे के लिए है। मुसलमानों के फ़ायदे के लिए ही है, हाँ, मुसलमानों के ही फ़ायदे के लिए है। और मुसलमान का फ़ायदा नहीं होगा, मुसलमान का घाटा होगा, तो इस देश का घाटा नहीं होगा क्या? इस देश में तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हैं, सबों का सम्मान सदियों से होता रहा है और सबों का ख्याल जितना इस देश ने रखा है, उतना तो दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखेगा। आप जो मुसलमानों को दबा कर रखना चाहते हैं, हम तो पूछना चाहते हैं ना कि भाई, कांग्रेस पार्टी का 60-65 वर्षों तक शासन रहा, यही राष्ट्रीय जनता दल सपा वर्षों तक रही, फिर सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कैसे आ गया? अगर आप इतने बड़े हितैषी थे, तो फिर सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या कहता है? आपके मुंह पर तमाचा है ना। 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी कुंडली मार कर बैठी रही इस देश के शासन पे। तो उसके बाद सच्चर कमेटी का रिपोर्ट अगर मुसलमानों का देखा जाए, तो फिर आपको जवाब तो उनको देना चाहिए। नहीं जवाब और देने के पिछले बाद नहीं, हम तो आंकड़ों के साथ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासन का देख लीजिए, और पिछले 10 वर्षों में जो मोदी शासन रहा है उसका देख लीजिए कि मुसलमानों को तब फायदा था कि आज फायदा है। नहीं, गुजरात के मुसलमान ज़्यादा सुखी हैं कि बिहार के पर मुसलमान श्याम ज़्यादा सुंदर सुखी हैं? जी, बिहार में चुनाव है और कह रहे हैं कि अब मुसलमान खिसक गए, चले गए मुसलमान। चुनाव में पता चल जाएगा आप लोगों को। कहाँ चले गए मुसलमान? महागठबंधन इसी देश के में है साथ ना, चले गए ना। इसी देश में है ना। नीतीश वो कुमार चुप्पी क्या तोड़े सुनाना नहीं। चाहते हैं? मुसलमान, हिंदू, अगड़ा, पिछड़ा, दलित,
सवर्ण, ये जो लोग करते रहते हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने सत्ता के लिए इस देश का 2 खंड कर दिया, जिन्होंने इस देश को फिर 3 खंड कर दिया। ये वही लोग हैं ना जो आज़ादी का दंभ केवल भरते हैं। उनको तो यह भी बताना चाहिए कि सर आखिर देश का 2 खंड कैसे हुआ। सत्ता के लालच में तो ये देश को बांट दिया इन्होंने। सत्ता के लालच में तो राज्यों को बांटने वाले ये लोग हैं। सत्ता के लालच में जातियों को आपस में लड़वाने वाले, नरसंहार करवाने वाले लोग हैं। सत्ता के लिए भाई भाई को कटवाने वाले लोग हैं। ये तो औरंगजेब के मानने वाले हैं ना। नहीं, क्या लगता है चुनाव में इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा? हम चुनाव का ख्याल रख करके हाँ। उस समाज के महिलाओं को, उस समाज के गरीबों को, उस समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोगों के हित के लिए ना सोचें। हम समझाएंगे उनको। ऐसे ही सीएए और एनआरसी पर इन लोगों ने ऐसे ही हंगामा खड़ा किया। शाहीन बाग और क्या 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 सब जगह आपने को देखा क्या हुआ। इनको बताना चाहिए कि कितने देश के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो गई। इनको बताना चाहिए कि कितने भारतीयों को इस देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन उसकी आड़ में बांग्लादेशियों की, पाकिस्तानियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की, इन लोगों की जो सुरक्षा घेरा ये लोग तैयार करते हैं, तो जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा। क्या आप कलाम साहब के साथ खड़े हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आए, तमाम बड़े बड़े नेता आए, राहुल गांधी आ रहे हैं। क्या लगता है बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, बिहार में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको दलित को बनाया गया, क्या लगता है दलित वोटर को लुभाने में लगे हुए हैं और कितना असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, दुर्भाग्य से हम जात पात की तो बात नहीं करते, लेकिन ये जो विपक्ष का कुनबा है, ये इसी की राजनीति करता है। कांग्रेस पार्टी को तो ये बताना चाहिए ना कि आज आप चुनावी राजनीति के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने दलित को बना दिया। राज्यसभा किसी दलित को क्यों नहीं भेजा? क्यों राज्यसभा नहीं भेजा? क्यों नेता सदन किसी दलित को नहीं बनाया? बिहार में नेता सदन कौन है कांग्रेस पार्टी का? तो जो की पोस्ट होता है, जहाँ कुछ लाभांश की बात आती है, जहाँ कुछ एडजस्टमेंट की बात होती है, वहाँ तो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ तो उनको रद्दी के टोकरे में फेंके रहते हैं। लालू प्रसाद जी हों या कांग्रेस पार्टी हो, इनको बताना चाहिए ना कि आखिर दलितों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के उत्थान के लिए, मैंने तो सच्चर कमेटी का भी रिपोर्ट बताया। और इनको ये भी बताना चाहिए कि बरसों से इनके शासन में दलितों का उत्थान क्यों नहीं हुआ, क्यों दलित हाशिए पर हैं। तो केवल दलित का चेहरा आप प्रदेश अध्यक्ष के लिए परोस कर और आप चाहते हैं कि दलित को बेवकूफ़ बना देंगे, तो वैसे हो जाएगा क्या? मोदी सरकार ने, नीतीश सरकार ने, आप बिहार के संदर्भ में देखें तो नीतीश कुमार जी ने जो पंचायती राज में आरक्षण दिया, अन्य बहालियों में जो आरक्षण दिया और जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, विकास मित्र की बहालियाँ हुई और तमाम ऐसे कई फैसले लिए गए, जिससे आप देख रहे हैं कि दलितों का कितना विकास हुआ है। इंदिरा आवास के नाम पर क्या होता था ड्रामा, वो आपको भी पता है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, पंचायत में 1, 2, 4 घर बनते थे इंदिरा आवास के नाम पर 60 वर्षों 65 वर्षों तक, और उसमें भी क्या खेल होता था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए कि उसमें गिनती नहीं है कितने लोगों की बन सकती है। उनकी योजनाओं का आप देख लीजिए कि उनके समय मजदूरी क्या थी, आज देखिए कि उनकी मजदूरी क्या है। ठीक है, मजदूरी पे तो आप बात सारी चीज़ों का अवलोकन करेंगे तो समाज के उत्थान के लिए जो निर्णय होने चाहिए, जो सभी वर्गों को समावेशी विकास जैसे हो, उसके लिए जो सरकार की तरफ से प्रयास होने चाहिए, वो तो एनडीए सरकार में ही दिखती है। अच्छा, अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासत खूब हो रहा है। गृह मंत्री बिहार आए थे, उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। मीसा भारती भी पूछ रही हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी कहना है कि कब घोषणा करेंगे। देखिए, हम लोगों का निर्णय बहुत पहले हुआ और आप देख रहे हो कि सारे जिलों में एनडीए के बैनर तले आयोजन हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, सभा हो रही है, जिसमें पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ के जितने जन नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग रहते हैं। पहले ही ये घोषणा हो चुकी है कि हम सभी दल अब कोई अपना पर्सनल आइडेंटिटी लेकर के नहीं, हम लोग एनडीए की आइडेंटिटी लेकर के घूमेंगे और एनडीए की बात करेंगे। अब एनडीए के नेता कौन हैं? आज की तारीख में या पिछले 20 वर्षों में आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नाम पर कोई विवाद ही नहीं है।
तो इस तरह के विवाद को खड़ा करने का प्रयास जो विपक्ष कर रहा है, हम तो कहेंगे थोथा चना बाजे घना, अपना कुछ है नहीं, अपने पास कुछ है नहीं, तो नीतीश कुमार का ही नाम लेकर के गुणगान करो, चाहे गाली दो चाहे गुणगान करो, यही तो चलता है। अमित शाह जी के बयान को या नड्डा जी के बयान को जो कोट कर रहे हैं, कहीं अमित शाह जी ने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री ये नहीं फला होंगे, या ये कहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, किसी और पार्टी के होंगे। एनडीए का सरकार बनेगी, एनडीए के नेता हैं, निश्चित तौर पर भी नीतीश कुमार नेता है, उसमें कहाँ कोई विवाद है। बैठक हुई, इस दौरान भी आप लोगों को 15 मिनट का ही बैठक चला, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए, बात बनी नहीं क्या? देखिए ये ऐसी बातों को जो करते हैं वो गैर राजनीतिक लोग हैं, जिनको राजनीति का ककहरा भी नहीं पता है। हाँ। माननीय गृह मंत्री का कार्यक्रम पूर्व से लगा हुआ था, तो वो जो बैठक थी वो तो गेट टुगेदर बैठक ही थी ना। वो तो चूंकि गृह मंत्री जी आए हुए थे, मुख्यमंत्री जी को मिलना था, और भी सभी दलों के जो नेता थे उनकी आपस में एक चाय पार्टी थी और वो हुआ। बाकी बैठक में क्या निर्णय होना था जो नहीं हुआ, कौन सी बात होनी थी जो नहीं हुआ। भाई हम तो पूछते हैं, जो ये सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी कितनी बार बिहार आए हैं, कितनी बार माले के नेता से, कितनी बार सीपीआई के नेता से, कितनी बार सीपीएम के नेता से, कितनी बार वीआईपी के नेता से इन लोगों से मिले हैं। लालू दरबार में जाकर माथा टेक लेते हैं, वहाँ जाकर हाजिरी लगा लेते हैं, वहाँ जाके कभी मीट, कभी भूजा, कभी चना खा लेते हैं, लेकिन और दलों के नेताओं से कभी मिले हैं? लेकिन अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, जो भी आए, वो तो हम लोग हमेशा पांचों दल के जो जितने नेता हैं सब लोगों के साथ बैठते हैं। तो दोनों में मूलभूत अंतर यही, आज भी आगे आने वाले समय में फिर राहुल गांधी आ रहे हैं। हाँ। क्या उनका कार्यक्रम है वीआईपी के अध्यक्ष के साथ? क्या उनका कोई कार्यक्रम है सीपीआई सीपीएम माले के नेताओं के साथ? नहीं है। लालू दरबार में हाजिरी लगाएंगे क्योंकि मजबूरी है। ये फाइनल है एनडीए गठबंधन की ओर से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 25 में? इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। हाँ। विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। जनता जानती है, एनडीए जानता है कि बिहार का भला किस में है, वो निर्णय लेने में सक्षम है। और नीतीश कुमार जी अकाट्य नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उस पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह का सवाल दूसरों को करने की तो खैर इसमें आवश्यकता ही नहीं है। एनडीए तय कर लेगा, एनडीए सक्षम है, और नीतीश जी पर कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी हो रहा है, नीतीश कुमार जी की मर्जी के बिना बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। हमारे पांचों दलों के नेताओं के आपस में इतना अच्छा आज के तारीख में विश्वास है कि इन तरह के सवालों का कोई जगह ही नहीं है। चलिए, जगह नहीं है, चलते चलते एक सवाल कर लेते हैं, आपके दल से जुड़ा हुआ है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कितने सीटों पर तैयारी चल रही है और कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा? सीधा सीधी जवाब। देखिए, वो तो हमारे नेता ने कई बार कहा है, तैयारी हमारी 243 पर है, 40 पर फुल प्रूफ तैयारी है। लड़ने का मन 20 सीटों पर है, जो हम 2015 में लड़े थे। बाकी गठबंधन है, गठबंधन अच्छे से चले, 225 सीट हम जीतें, इस ओर हमारा रुझान है। उसमें 20 पर लड़ें कि 22 पर लड़ें कि 18 पर लड़ें, ये सब कुछ आने वाले समय में तय हो जाएगा। तैयारी मुकम्मल है, जिसका प्रदर्शन हमने लगभग जिलों के कार्यक्रमों में और गांधी मैदान में हम लोगों ने दलित समागम करके भी दिखा दिया है। चलिए, हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण थे। किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं, 243 सीट पर तैयारी, 20 भी लड़ सकते हैं, 22 भी लड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।